नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आशा करती हूँ कि मेरी सभी बहनें स्वस्थ होंगी। मैं आज बात कर रही हूँ मीनोपॉज की, यानी मासिक धर्म का रुकना। मैं आपको पीपीटी भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि अक्सर हमारी लाइफ में ये होता है कि जब हमारे 40 के बाद पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो हम लोग ना थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे पीरियड्स हाय बंद हो गए। नहीं, ये नॉर्मल है। किसी को 40 में हो जाते हैं, किसी को 45 में हो जाते हैं, किसी को 48 में हो जाते हैं। यानी सबका जो लाइफ का वो फेज है, उसकी जो ड्यूरेशन है, सबकी अवधि अलग अलग है। उसके भी कई कारण है, ये अवधि क्यों अलग अलग है उसके बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कई बार आफ्टर 40 ना हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब इन द सेंस कि कभी होता है कि हमें नॉर्मल आते थे, लेकिन विद टाइम हमारा जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। तो हम घबरा जाती हैं, हम तुरंत कहते हैं कि शायद हमें कोई प्रॉब्लम आ गया। बट नहीं, अगर आपको 40 के बाद ऐसा हो रहा है तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप मीनोपॉज की तरफ हैं। यानी हर मीनोपॉज यानी रजो निवृत्ति, यानी जब हमारा पीरियड बंद होगा, उसके 3 फेजेस होते हैं। एक तो जो एक्चुअल फेज है मीनोपॉज, बिल्कुल नहीं आता। एक होता है कि प्री मीनोपॉज, यानी मीनोपॉज तक जाने में उसका जो समय लगता है, जो चेंजेस बॉडी में आते हैं, उसको प्री मीनोपॉज कहते हैं। और मीनोपॉज के बाद जो चेंजेस आएंगे वो पोस्ट मीनोपॉज में होगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज इस सेशन के माध्यम से आपकी हर डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ सिम्टम्स जो आपको पर्सनली भी फील होते होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर के माध्यम से पीपीटी भी दिखाऊंगी और हर चीज को क्लियर भी करना चाहूंगी। बने रहे। चलिए तो मैं बात करते हैं मीनोपॉज की। मीनोपॉज की में एक्चुअली क्या होता है कि कई फीमेल सोचती हैं कि शायद दिक्कत आ गया, या जिनका मासिक धर्म नॉर्मल होता है कि कई बार उनका पीरियड अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध यानी अगर 6-6 महीने तक नहीं आते, वो सोचती हैं कि मीनोपॉज हो गया। बट एक्चुअली वो मीनोपॉज नहीं होता। तो मीनोपॉज क्या होता है, यानी रजो निवृत्ति सिंड्रोम क्या होता है? जब आपका पीरियड, ध्यान दीजिए, इस बात को लिख लीजिए कि जब आपका पीरियड 12 महीने तक नहीं आता तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि आप मीनोपॉज की तरफ है। यानी आपका जो मासिक धर्म है वो अवरुद्ध हो चुका है। बिकॉज जितना पीरियड जरूरी है उतना मीनोपॉज भी जरूरी है। ये मासिक धर्म का जो अंतिम चरण है, ये वो चीज है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे पीरियड्स का आना जरूरी है, वैसे ही मीनोपॉज का आना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अज्ञानता के वश में आके कुछ चीजों को कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पीरियड 12 महीने से नहीं आया तो वो कंफर्म्ड मीनोपॉज है, यानी आपका मासिक चक्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप एक लाइफ के नए फेज में एंटर कर चुकी हैं। तो उस समय कुछ लक्षण आते हैं, जैसे मैंने अपनी स्क्रीन पे दिखाया है। जैसे हॉट फ्लशेस आना, यानी हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारे शरीर में गर्माहट है, बुखार की तरह फील होता है कि हॉट फ्लशेस हैं। हमारे जो नाखून हैं वो भंगुर हो जाते हैं, यानी जैसे हम कुरेदेंगे वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। या हमारा ध्यान ही नहीं बढ़ता किसी चीज को करने में, कंसंट्रेशन फोकस करने में नहीं लगा सकते। या हमेशा हमारा थकावट बनी रहती है, काम करने की इच्छा तो होती है लेकिन शरीर जवाब देता है। या कभी कभी वजाइनल ड्राइनेस, ये बहुत ही एक ऐसा लक्षण है जो लेडीज खुल के बात नहीं करती। वजाइनल ड्राइनेस यानी हमारी जो योनि मार्ग है उसका जो मॉइस्चर है, जो हाइड्रेशन है, वो लेवल खत्म हो जाता है, यानी स्राव खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब फिजिकल रिलेशन बनाने में अत्यधिक पेन होता है। तो ये वजाइनल अगर ड्राइनेस हो रहा है तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि मीनोपॉज की तरफ बढ़ चुके हैं। या जॉइंट हेल्थ, घुटनों में या और हमारे जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं वो सभी पेनफुल भी हो सकते हैं, या पेन नहीं होता उनमें सूजन भी आ सकती है। यानी हमारी जो बोन हेल्थ है वो, यानी हड्डियां और हमारे जो जॉइंट्स है वो हमें उम्र के हिसाब से दिक्कत देना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कई लेडीज ऐसी होती हैं जो आफ्टर 50s भी बिल्कुल दुरुस्त रहती हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को ऐसे मेंटेन किया है कि जो इनकी जो चेंजेस आ रही हैं
उनको डाइट से, उनको सप्लीमेंट से पूरा कर लेती हैं। इसलिए जॉइंट्स पेन का होना भी इंडिकेशन है, ये बढ़ती उम्र के साथ जो हमारा मीनोपॉज हो रहा है फीमेल्स में, ये उस चीज को इंडिकेट करता है। या मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स जिसको कहते हैं, मतलब 10 मिनट में हमें गुस्सा भी आता है, घबराहट भी होती है, सडनली हम 10 मिनट के बाद पैसिफाई भी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, यानी मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स जिसको कहते हैं। या नींद की प्रॉब्लम भी काफी देखने को मिलती है। नींद यानी साउंड स्लीप नहीं होती। एक तो होता है कि हम बिल्कुल शाम को रात को सोए 10 बजे, सुबह 6 बजे उठे, ये तो होता है हमारी साउंड स्लीप। लेकिन अगर हम लेटते हैं, हर घंटे आंख खोल के देखते हैं, तो वो साउंड स्लीप नहीं है। यानी हमारी जो स्लीप पैटर्न्स हैं उनमें भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। लॉस ऑफ लिबिडो, यानी हमारे जो फिजिकल रिलेशन बनाने की जो इच्छा है वो भी दबने शुरू हो जाती है। और मुंह में भी जलन शुरू हो सकता है, हल्का जलन मुंह में हमेशा बना रहेगा। या हमारा जो स्वाद है वो भी चेंज होगा। खाएंगे हम मीठा लेकिन हमें टेस्ट नहीं आएगा, या खाएंगे हम सॉल्ट नमकीन तब भी टेस्ट नहीं आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बॉडी ऑडियर, यानी हमारे शरीर से एक स्पेसिफिक टाइप की दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। रात को पसीना आना, ये बहुत कॉमन है। अक्सर लेडीज जो मीनोपॉज की तरफ हैं उनमें ये लक्षण बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि रात को पसीना आना, या हेडेक बना रहना, सर दर्द रहना, आधी सर में भी हो सकता है या पूरे सर में भी होता है। ज्यादातर माइग्रेन जैसे जो सिम्टम दिखते हैं, यानी आधा सर, सर का आधा पोर्शन या एक स्पेसिफाइड सेंटर में से दुखना या कान की तरफ से दुखना, तो वो माइग्रेन को इंडिकेट करता है, वो भी लक्षण है। और ये लक्षण मैक्सिमम मीनोपॉजल वुमेन में देखने को मिलता है। साथ साथ गम प्रॉब्लम्स, यानी जो मसूड़े हैं, मसूड़ों में भी दिक्कत आ सकता है, सूजन आ सकता है, ब्रश के टाइम उनमें से ब्लीडिंग भी हो सकता है, जिसे पाइया भी कहते हैं। या चबाने में, कुछ कठोर चीज चबाने में भी दिक्कत आ सकता है। तो गम इश्यूज यानी मसूड़ों की दिक्कत भी शुरू हो जाती है। ये छोटी छोटी सिम्टम्स हैं जिनके हम अक्सर सोचते हैं कि शायद मुझे दांत की प्रॉब्लम हो गया, शायद मुझे गैस की वजह से हो गया। नहीं, ये जो लक्षण है ये मीनोपॉज के बाद होने वाले लक्षण है। आपका वजन बढ़ भी सकता है, ध्यान से सुनिए, वजन बढ़ भी सकता है। जो त्वचा है आपकी सूखी भी हो सकती है, ड्राई, इची, और हमेशा खुजली, सूखी खुजली बनी भी रह सकती है। ये कारण है हमारे लेवल्स, जो हार्मोन्स का जो लेवल है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, वो रीजन है इसका। या हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है वो कम हो जाती है, पाचन क्रिया शक्ति वो कम हो जाती है, जिससे थोड़ा सा भी खाते हैं हमें यूं लगता है कि पेट में अफारा हो गया, या हमारा जो पेट है भरा हुआ है। प्राची जी आप वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। प्राची जी, मीनाक्षी जी, प्राची जी को प्लीज। देन डाइजेस्टिव पावर है तो वो हमारी बहुत वीक हो जाती है, जिससे थोड़ा सा भी खाएंगे ना तो ऐसा लगता है कि मेरा पेट फूल गया है, अफारा सा बन गया है। वजन जैसे बताया कि वेट बढ़ भी सकता है। थिनिंग ऑफ हेयर, बाल पतले हो जाते हैं। हम अक्सर यही फीमेल्स कंप्लेन करती है ना कि पहले तो मेरे बाल बहुत अच्छे थे, लेंथ वाइज भी थी और इनकी तो थिकनेस थे, मोटे भी थे, लेकिन अब समय के साथ साथ मेरे बालों में पतलापन आना शुरू हो गया है। तो थिनिंग ऑफ हेयर ये हार्मोन से रिलेटेड है। तो अगर बाल पतले हो रहे हैं तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि मीनोपॉज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। या पैनिक डिसऑर्डर, हमेशा डर सा रहता है, अगर अजीब सा डर सा छाया रहता है मन में। या हमारी जो हाथों की उंगलियां हैं या पैरों की जो छोटी उंगलियां, बड़ी अंगूठा है, वहां पे हमेशा झंझनाहट बनी रहेगी। या हमें ये भी होता है कि कभी कभी कि यूरिन का मुझे प्रेशर था, मुझे पता नहीं चला, लीकेज हो गया, यानी इनकंटिनेंस, हमारी कैपेसिटी जो यूरिन को रिटेन करने की वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारी मांसपेशियां जो शिथिल हो जाती हैं। तो ये रीजंस हैं, ये सिम्टम्स हैं उस मीनोपॉज के। मैंने हिंदी में भी इसको लिखा है, आप जरूर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़िए। तो ये मल्टीपल इशू है। देखिए आप ध्यान दीजिए इस बात को कि मीनोपॉज आने से जो हमारे चेंजेस आए हार्मोन्स में, उनकी वजह से सिर से पांव तक हर बॉडी ऑर्गन हमारा प्रभावित होना शुरू हो जाता है। अब अगर मैं कहूं कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण हमारा डाइट है, यानी खान पान। खान पान यानी खाते तो सभी हैं,
अगर ऐसा होता तो दुनिया में जितने भी हमारे मल्टीविटामिन बने हैं ना, वो बनते ही ना। अगर हम अच्छा खाते तो फिर हमें जरूरत किस चीज की थी? क्योंकि जब हम खाते हैं ना एक पर्टिकुलर डाइट, और हमारे इंडियंस की स्पेशली वुमेन की ये टेंडेंसी होती है, जैसे दाल रोटी खाया तो बस दाल रोटी या दाल सब्जी या रोटी सब्जी बस यही खाना, फ्रूट्स बहुत कम, पानी उससे भी कम। तो मतलब हमारा जो पोषणता है उसका कंप्लीट अभाव हो जाता है। अब अगर मैं आपसे जनरली बात करूं ना, हमारी जो थाली में होना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए? हमारा कार्बोहाइड्रेट, हमारे विटामिन, हमारे मिनरल्स, हमारे प्रोटीन्स, हमारे फैट्स, हमारे वाटर। तो क्या क्या हमारी थाली में सभी कुछ होता है? नहीं होता। तो हमारे जो जिस चीज की कमी होगी उसी तरह का हमें लक्षण देखने को मिलेगा। इसलिए जो डाइट है हम पूरी नहीं खाती, या थोड़ी खाती हैं लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है, तो अपनी डाइट फैक्टर की वजह से भी ये जो लक्षण है ये शुरू हो जाते हैं। मीनोपॉज तो एक फेज है जो आएगा, ये लक्षण ना हो तो डाइट आपकी जो अधूरी है, वो कारण है उन लक्षणों का। स्ट्रेस हर को होता है, सबको है, हर घर में है, हर लेडी को है। इस स्ट्रेस से हमें उभर कर आना है। बिकॉज स्ट्रेस, मैं बार बार यही कहती हूं कि स्ट्रेस यानी आपके जो एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख के रख लीजिए। जब भी आप तनाव में रहती हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन कॉर्टिसोल होता है जो बढ़ जाता है, और वो कॉर्टिसोल लेवल आगे सभी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। यानी बात जब मैं हार्मोन्स की करती हूँ तो मैं दोबारा बोलती हूँ, शायद मेरा ये आज लास्ट सेशन होगा, तो आप ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए कि हार्मोन जब फ्लक्चुएट होते हैं, यानी दिवाली की उस लड़ी के समान है जिसका एक बल्ब फ्यूज, सारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, चलते ही नहीं है। या एक डिम होगा तो सभी डिम होंगे। तो हमारा अगर स्ट्रेस, जो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन है, अगर वो बढ़ गया तो सोचिए क्या होगा। बाकी बाकियों में लाइट ज्यादा नहीं आएगी, बाकी शॉर्ट सर्किट का कारण बन जाएंगे, यानी उनमें जाएगा ही नहीं, मतलब उनमें डिफॉर्मिटी रहेगी। तो स्ट्रेस को ओवरकम करना है, उस स्ट्रेस को कम से कम अपने पे लेना है, उस तनाव को, वो मानसिक तनाव जो हमारे हमें डिस्टर्ब करता है उसको कम से कम लेना है। हम हाँ कई सेशन में आपको बताते हैं। अब जैसे डाइट एंड न्यूट्रिशन जो कमिंग सेशन है, आई होप सब एनरोल करेंगे, बहुत बेनिफिशियल रहेगा उसमें। और कॉस्ट ऑफ फ्री, जैसे मैम मीनाक्षी जी ने बताया आपको, बिल्कुल कॉस्ट फ्री है। तो जब आप उस सेशन को सुनेंगे तो आपकी जो लाइफ में चेंज आने वाला है ना, उसको मैं बयान नहीं कर सकती। अब जैसे मैं स्ट्रेस की बात कर रही हूं, आपको जब वो सेशन सुनेंगी, कैसा खान पान होना चाहिए आपकी लाइफ में, आपकी एज के अकॉर्डिंग कैसा खान पान होना चाहिए, कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज करती हैं, उसको भी हमने डिटेल्स में बताया है। केयरलेसनेस ये बहुत बड़ा कारण है। ये हमारे जो लक्षण आ रहे हैं मीनोपॉज के, ये कारण क्या है? केयरलेसनेस। जानते हुए भी हम अवेयर नहीं है, हमें पता है कि हमें दिक्कत आएगी पर फिर भी हम इसको इग्नोर करते हैं। अब खा रहे हैं, अपनी प्लेट में लेके बैठे हैं, लेकिन घर का कोई और मेंबर चाहे उससे खा लिया, दोबारा खा के, तो हम अपनी प्लेट से निकाल के दे देते हैं। हमें पता है कि उसने खा लिया है, हम अपनी प्लेट से देंगे, हमें भी अभाव रहेगा। इसलिए कुछ चीजें हैं, ये नहीं कहती कि हमें नहीं करना, हमें करना है, लेकिन अपनी बॉडी को सफर करके नहीं करना है। तो केयरलेसनेस ये भी मेन कारण है हमारे सिम्टम्स का। कुछ है ओवर मेडिकेशन, बिना जाने दवाइयां खाती रहती हैं। होता है, कोई पेन हुआ, खाली गोली, कल फिर हुआ, फिर खाली, मतलब ये हम हैबिट बना लेते हैं ओवर मेडिकेशन की। तो ये आगे जाके हमारी किडनीज पे या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। यहां बिल्कुल मेडिकेशन नहीं लेना, यानी दिक्कत बहुत है, साफ मना करना कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी। नहीं खाएंगी तो इसमें आपकी ही, उसमें प्रॉब्लम आप ही को आनी है। तो नो मेडिकेशन भी एक मेन रीजन है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, फील हो रही है, और आपको ये भी पता है कि दवा से वो मैनेज हो जाएगी पर मैं दवा नहीं खाऊंगी, तो इसमें किसका लॉस है? इसमें सिर्फ आपका लॉस है। तो नो मेडिकेशन भी वन ऑफ द रीजन है। या कुछ ऐसी फीमेल्स भी होती है जो लंबे समय से किसी दवा को ले रही हैं, यानी अंडरगोइंग मेडिकेशन, कोई और हेल्थ इश्यू हो सकता है, तो उसकी वजह से भी ये सिम्टम्स जल्दी आना शुरू होते हैं। अब कारण बताया मैंने आपको, लक्षण बताया मैंने, अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है बॉडी पे?
सबसे बड़ा प्रभाव जो हर सेशन में हम फीमेल से कहते हैं वो है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका असंतुलन होना। असंतुलन जैसे मैंने बताया था कि बॉडी का एक भी हार्मोन डिस्टर्ब हो गया तो बॉडी के बाकी सभी जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे। अब फीमेल हार्मोन दो ही है हमारी बॉडी में, ऑएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो अगर बॉडी का चाहे इंसुलिन हार्मोन डिस्टर्ब हो गया, चाहे मैंने जैसे बताया स्ट्रेस को मैनेज करने वाला कॉर्टिसोल हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो गया, वो आगे आपकी हार्मोन इम्बैलेंस का कारण बनेगा, जिससे आपको अलग अलग लक्षण देखने को मिलेंगे। मूड स्विंग्स या हार्मोनल इम्बैलेंस का ही एक स्वरूप है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है जो थोड़े समय के लिए हो, जैसे घर में कोई इश्यू हुआ उसको हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वो होता है स्ट्रेस। अगर वही स्ट्रेस 7 दिन 10 दिन 15 दिन बना रहे वो डिप्रेशन बन जाता है, और जिसकी दवा चलती है लंबी। सो डिप्रेशन भी एक कारण हो सकता है मीनोपॉजल सिम्टम्स के बाद कि ये बॉडी पे प्रभाव डाल सकता है। साथ साथ इरिटेशन, इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन। ये वो इरिटेशन नहीं स्किन का, ये इरिटेशन है चिड़चिड़ापन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन। और एक जो मेजर इशू फीमेल्स को आता है वो है अपनी बोन हेल्थ को लेके, यानी देखा होगा आपने मेल्स की कंपैरेटिव फीमेल्स सबसे ज्यादा जॉइंट और बोन हेल्थ से प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो सर्कुलेट कर रहा है हमारा हार्मोन ऑएस्ट्रोजन, वो कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन में इंटरफियर करता है, यानी हमें कैल्शियम लेना ही पड़ता है या और मल्टीपल विटामिन लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये सब हमारी जो हड्डियों के अंदर मज्जा होती है जिसे हम बोन बीएमटी यानी बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं, जो अस्थियों की ग्रोथ के लिए अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके लिए बहुत जरूरी है, उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस की डिपोजिशन होती है। लेकिन जब बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी तो हड्डियां भी नरम पड़ जाएंगी। नरम होने से क्या है कि वो जॉइंट्स आपका वेट झेलेंगी नहीं, जब भी आप चलेंगी पेन होगा। तो ये सभी फैक्टर्स रिलेटेड, आपस में रिलेटेड है। इसलिए ये प्रभाव है आपकी, ये मैंने सिर्फ प्रभाव वो डिस्कस किए जो मेजर आते हैं, माइनर प्रभाव तो बहुत हैं जिनको स्क्रीन पे लाना भी मुश्किल है। तो ये मेजर प्रभाव है, तो इनका सॉल्यूशन क्या है? वही है जो हमारी सहेली है, श्री शक्ति। ये है सुपर फूड, एक पावर पैक्ड फूड जो आपकी बॉडी की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। अगर मैं बात करूं जॉइंट्स की भी, उसकी जो कैल्शियम की कमी है वो भी पूरी करेगा, पोटेशियम की भी, फास्फोरस की भी पूरी करेगा। साथ साथ आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है जिसकी वजह से ये दिक्कतें पनप रही हैं, क्योंकि इसमें शतावरी है, बहुत सॉलिड है ये शतावरी, ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस उसको बैलेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये उसमें भी करेगी। आपकी जो गट हेल्थ है, दालचीनी है जैसे, तो गट हेल्थ है यानी आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी इंटैक्ट रखने के लिए श्री शक्ति सेफ है। अगर खा भी बहुत अच्छा रही हैं, आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप जो भी खा रही हैं नपा तुला खा रही हैं और आपको पता है कि आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है क्या है, और आप अगर बैलेंस डाइट खा रही हैं फिर भी आपको प्रभाव नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में, आपकी गट हेल्थ में सालों से जमा हुआ वो गंदगी है जिसको निकालना बहुत जरूरी है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन। तो श्री शक्ति उस बॉडी को, उस रेडिकल को भी निकालता है, जिससे आप जो भी खा रही हैं उसका प्रभाव आपको पूरा मिले। तो ये है ताकत श्री शक्ति की। और ये श्री शक्ति क्या है? सेफ है, हर्बल है, प्योर है, और ये इट इज सेफ फॉर वुमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप। लेकिन मैं आज बात कर रही हूं क्योंकि मेरी बहनें जो 40 साल से भी ऊपर है उनके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए जरूर इसको यूज करें। लौ बस में अब खून की कमी नहीं होगी, या आपकी इम्यूनिटी अगर कम हो रही है, बार बार जो चीखे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इस स्टेज में आके कम होना शुरू हो जाती है, तो उस स्थिति को भी नहीं बनने देगा। इसलिए हर फीमेल श्री शक्ति का सेवन जरूर करें। श्री शक्ति यानी 15 ml सुबह, 15 ml शाम, खाली पेट इसको जरूर लें। और अपने जो मीनोपॉज के दौरान होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो सिम्टम्स हैं, उनसे अपने आप को बचा सकती हैं। सो इस प्रोडक्ट के रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए या और भी, तो आप हमें डॉक्टर कॉल पे संपर्क कर सकती हैं। मैंने कुछ आपको योगा और आसन भी बताए हैं, कपालभाति, भुजंगासन, धनुरासन, लेकिन ये सभी एज 40 के बाद कुछ फीमेल्स हैं नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से।
यानी जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो परफेक्ट है, जिनका बीएमआई बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, वो कर पाती है। लेकिन जो नहीं कर पाती उनके लिए सिंपल ब्रिस्क वॉक 3 किलोमीटर दिन में 2 बार, सुबह और रात को 3 किलोमीटर कम से कम जरूर नियमित सैर करें, जो आपकी हेल्थ को बनाए रखने में बहुत हेल्प कर सकता है। अब एक मैंने आपको स्लाइड दिखाई है, कृपया इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर लें। इनमें से मैं आज जितने भी LU7 या SP6, HT6 ये सभी प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, लेकिन सेशन के एंड में मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी LU7 का कहाँ होता है। तो आइए पहले मैं आपको एक्यूप्रेशर के माध्यम से बता दूं। जैसे देखिए, हमारे दोनों हाथ हैं, एक हाथ को यूं पकड़ना है, दूसरे का हमने ओवरलैप करना है। क्या आप देख पा रहे हैं मीनाक्षी जी? सब देख पा रहे हैं? हाँ जी मैम। मेरा एक हैंड लेफ्ट हैंड है, राइट को मैंने ऊपर रखा, फिर मैंने इसको अच्छे से देखिए, हाथ को मैंने पकड़ा और जहां ये मेरी उंगली है, जो मेरी इंडेक्स फिंगर है, उसको मैंने खींचा और जहां तक जा रहा है, देखिए मैं स्पर्श भी कर रही हूं, उस पॉइंट को प्रेस करना। और ये हड्डी के ऊपर नहीं होगा, हड्डियों के बीच जो गैप है उसमें होगा। प्रेस करके देखें, ये पॉइंट आपका LU7 है। दोबारा बोलती हूँ, एक हाथ, दूसरा हाथ राइट हैंड, मैंने उसको क्रॉस किया, अंगूठे में अंगूठा मिलाया, उसको प्रेस किया, इस इंडेक्स फिंगर को मैंने सीधा रखा और प्रेस किया। मेरा ये पॉइंट, ये LU7 है, ये पॉइंट मेरा LU7 है। आप इसको 30 सेकेंड मिनिमम दिन में 2 बार जरूर प्रेस करें, ताकि आपकी जो मल्टीपल इश्यूज हैं वो ना। बाकी मैंने स्क्रीन पे और चीजें भी दिखाई थी और पैरों पे भी दिखाए हैं, जो प्रैक्टिकली हम जब आपके जगह पे विजिट करेंगे तब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो आई होप सबको समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ उसी को, कि आप अपने हाथ को ऐसे ले, दूसरे हाथ को इसके ऊपर रखें और इस फिंगर को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करें। जिस पॉइंट पे ये दबेगा, दबाना है, उसको LU7 कहते हैं। आप प्रेस करें, जिन फीमेल्स को उसको प्रेस करने के बाद पेन हो रहा है तो मतलब इश्यू है। दोबारा बोल रही हूँ, जिनको प्रेस करने के बाद एक पेन उठ रहा है तो मतलब इश्यू है। जिनको नहीं है उनको पेन नहीं होगा, जरूर इसको प्रेस करें, दोनों प्रेस करें, यानी जिसको इश्यू भी है और जिनको इश्यू नहीं है। और श्री शक्ति का सेवन जरूर करें। आई होप सब फीमेल्स को अच्छे से एक क्लैरिटी हो गई कि मीनोपॉज क्या है, कि वो हमारे पीरियड का एक साइकिल चक्र का एक अहम हिस्सा है, जो अंतिम चरण है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकती, जिसको हम बोझ नहीं समझ सकती। वो भी पार्ट एंड पार्सल हमारी लाइफ का है, उसको हमने मैनेज करना है कि कम से कम हमें कॉम्प्लिकेशंस हो। और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपनी हेल्थ को लेके पहले अवेयर रहेंगी, ताकि दिक्कतें और ना बढ़े। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन समझ आया होगा, कुछ लक्षणों को आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को आंसर देने को तैयार हूं। तो कृपया मीनाक्षी जी प्लीज अनम्यूट कर दीजिए जो लोग मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी मैम। या मीनाक्षी जी मैं कर लेती हूँ, लक्ष्मी वर्मा जी शायद पूछना चाहती हैं कुछ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली आपसे ये पूछना था, BMI की फुल फॉर्म बता दीजिए सिर्फ। ओके, बीएमआई मीन्स बेसल मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। आपको याद होगा मैंने ओबेसिटी जब मोटापा पढ़ाया था उसमें मैंने ये वर्ड यूज किया था। आप